हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं के विज्ञान का भाग 2, विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 2 का तीसरा प्रकरण सजीवों में जीवन प्रक्रिया भाग 2 में आज हम टॉपिक पढ़ेंगे प्रजनन और आधुनिक तकनीक यानी रिप्रोडक्शन एंड एडवांस टेक्नोलॉजी। प्रजनन और आधुनिक टेक्नोलॉजी क्या है? क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि विभिन्न कारणों से संतानों को दंपति जो विभिन्न कारणों से संतान कई दंपतियों को संतान नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती है? यहाँ पर अलग अलग कारण है क्यों उनको संतान नहीं होती है। स्त्रियों में अलग कारण है, पुरुषों में अलग कारण। अब देखो यहाँ पे स्त्री में क्या कारण है। स्त्री के विषय में कहते हैं कि मासिक धर्म में अनियमितता तक के कारण, या फिर जो डिम्ब है डिम्ब के जो है वो निर्माण में अवरोध, या फिर अंड नलिका में डिम्ब के प्रवेश को लेकर रुकावटें, या फिर गर्भाशय के गर्भरोपण की क्षमता में कमी। ये स्त्री के विषय में बोला गया है। ये 4 जानकारी दी गई है कि संतान न होने के कारण। ये पहला मासिक धर्म में अनियमितता, ये दूसरा कि डिम्ब के निर्माण में अवरोध, फिर ये तीसरा अंड नलिका में डिम्ब के प्रवेश को लेकर रुकावटें, और ये चौथा गर्भाशय के गर्भ में गर्भरोपण की क्षमता में कमी। तो इस स्त्री की समस्या होती जिसके कारण वो संतान प्राप्ति नहीं हो सकती। ऐसे पुरुषों में भी समस्याएं होती। पुरुषों में क्या बोला है, किसके कारण नहीं, क्या समस्याएं हैं? पुरुषों में देखो बोला है वीर्य में शुक्राणु का पूर्ण रूप से अभाव, पहला पॉइंट। दूसरा यहाँ पे दिया है शुक्राणुओं की जो है वह मंद गति, शुक्राणु की मंद गति, दूसरा पॉइंट। शुक्राणु में विभिन्न दोष, तीसरा पॉइंट। इनके कारण भी संतान की प्राप्ति में बाधाएं निर्माण होती हैं। तो ये सभी समस्याएं तो हैं जिनके कारण जो है दंपति को संतान प्राप्ति में बाधा आती है। लेकिन आज साइंस इतना डेवलप हो गया, आज टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई है कि आधुनिक चिकित्सा के कारण आज सभी समस्याओं पर मात पाना संभव है। अब यहाँ पे देखो संतान प्राप्ति कैसे हो सकती है। आज क्या क्या टेक्नोलॉजी है? पहली टेक्नोलॉजी IVF। IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF। दूसरा है ये पहला टेक्नोलॉजी। दूसरी टेक्नोलॉजी है स्थापन मातृत्व यानी सैरोगेसी, सैरोगेट मदर, ये दूसरी टेक्नोलॉजी है। और फिर तीसरी टेक्नोलॉजी है यहाँ पर वीर्य बैंक। ये जो है वीर्य बैंक, वहाँ पर बैंक होता है जिसमें वीर्य को संग्रहित किया जाता है। ये सब टेक्नोलॉजी की सहायता से आज संतानहीन दंपति को संतान की प्राप्ति हो सकती है। अब यहाँ पे देखो ये सब समस्या, ये मतलब टेक्नोलॉजी में क्या होता है, कैसे प्राप्ति होती, क्या प्रक्रिया की जाती है। अब यहाँ पे देखो पहला है IVF, कांच नलिका में फलन। ये प्रक्रिया कब इस्तेमाल की जाती है, पहले उसका देखेंगे। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है ये यहाँ पे पहले पढ़ेंगे। क्या बोला है कि जब शुक्राणुओं की संख्या में कमी या डिंब का अंड नलिका में प्रवेश में रुकावट आदि समस्याएं अगर हैं, इनके कारण संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, तो उस समय IVF टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो इसका उपयोग कब किया जाता है? देखो शुक्राणु की संख्या में अगर कमी हुई या डिम्ब का अंड नलिका में प्रवेश में रुकावट हुई, ऐसी समस्या हुई, तब जो है IVF टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। अब इसमें करते क्या है, इसमें क्या करते हैं, इस टेक्नोलॉजी में क्या करते हैं, जो फलन की क्रिया होती है कांच की नलिका में की जाती है। एक कांच की नलिका में की जाती है, और जो निर्माण होने वाला भ्रूण होता है उसको उचित समय पर दंपति की स्त्री के गर्भाशय में आरोपित किया जाता है। मतलब यहाँ पे क्या करते हैं, जो अंड जो होती हैं वो अंड, और जो स्त्री के अंड डिंब, और जो है पुरुष के शुक्राणु, ये दोनों को क्या करते हैं, कांच की नलिका में लेते हैं, फलन कराते हैं। कांच की नलिका में फलन कराया जाता है, और फलन कराने के बाद जब उसमें जो भ्रूण तैयार होता है, वो भ्रूण को क्या करेंगे, जो स्त्री है उसके गर्भाशय यानी यूट्रस में आरोपित करते हैं, और फिर बाद में शिशु वहाँ पर बढ़ता है और उसके बाद उसका जन्म होता है। तो ये जो टेक्नोलॉजी इसको कहते हैं कांच नलिका में फलन, IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, टेस्ट ट्यूब बेबी। तो इस तरह से इसका
उपयोग होता है। क्या होता है, कभी कभी जो महिलाएं होते हैं गर्भाशय के बाहर जो फैलोपियन ट्यूब होता है, फैलोपियन ट्यूब में फलन की क्रिया ठीक से नहीं हो पाती है, जिसके कारण वो भ्रूण जो है वह गर्भाशय में नहीं पहुंच पाता। तो इसके लिए फिर ये लोग क्या करते हैं, फैलोपियन ट्यूब में के बजाय कांच नलिका में ये प्रक्रिया करते हैं। दूसरी प्रक्रिया, दूसरी टेक्नोलॉजी है स्थापन मातृत्व, सैरोगेट मदर। यहाँ पर क्या करते हैं, जो स्त्रियों में गर्भाशय का आरोपण नहीं हो पाता, ये प्रक्रिया क्यों की जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ स्त्रियों में गर्भाशय आरोपण नहीं होता, यूट्रस में बच्चा जो है वह नहीं बढ़ पाता है, तब ये स्त्रियों को क्या करते हैं, सैरोगेट मदर इस आधुनिक उपचार पद्धति की सहायता से लिया जाता है। इस पद्धति में भी करते क्या है, ये तो पद्धति क्यों हुई, क्योंकि यहाँ पे ये कारण दिया है, लेकिन अब इस पद्धति में करते क्या है, जो गर्भाशय आरोपण क्षम न होने वाली स्त्रियाँ, जिसके गर्भाशय का आरोपण नहीं होती, उसकी क्षमता उसमें नहीं है जिस स्त्री में, तो क्या करते हैं, उसके अंडाशय से डिम लेते हैं। जो स्त्री उसके अंडाशय से डिम लेते हैं, उस डिम को क्या करते हैं, कांच नलिका में और जो शुक्राणु होते हैं, पति के शुक्राणु, जो मेल होता है उसका जो शुक्राणु होता है, उसका उपयोग करके फलन की क्रिया संपन्न की जाती है। फलन की क्रिया कहाँ, किसमें करें, कांच नलिका में। फिर उस समय जब जो भ्रूण का निर्माण होता है, तो वो क्या करते, वो जो भ्रूण होता है उसको अन्य स्त्री के गर्भाशय में आरोपित किया जाता है, यानी दूसरे स्त्री में। तो जो अन्य स्त्री होती है जिसके गर्भाशय में भ्रूण का रोपण किया जाता है, उस स्त्री को कहते हैं स्थापन माता, सैरोगेट मदर कहते हैं। तो यहाँ पर मतलब ये प्रक्रिया क्यों अपनाई जा रही है, क्योंकि जो स्त्री होती है वो अपने गर्भाशय का आरोपण करने की उसमें क्षमता नहीं होती है, इसलिए फिर वो जो है कांच नलिका में फलन करा के उस भ्रूण को क्या करते हैं, जो भ्रूण निर्माण होता है उसको फिर क्या करते हैं, दूसरे अन्य स्त्री के गर्भाशय में रोपण करते हैं और वो बच्चा उसमें बढ़ता है। तो उसको कहते हैं, जो स्त्री है उसको कहते हैं सैरोगेट मदर। ये सब कानूनी प्रक्रिया से, कानून के ही दायरे में ही होता है। फिर और ये माता पिता की इच्छा के अनुसार ही होता है। फिर उसके बाद है वीर्य बैंक, यानी स्पर्म बैंक। जैसे ब्लड डोनेशन बैंक होता है ना, तुमने देखा होगा कि रक्त बैंक होता है, ब्लड बैंक होता है। तो ब्लड बैंक में हम क्या करते हैं, ब्लड डोनेट करते हैं ना। और ब्लड डोनेशन के पहले भी देखो सब टेस्ट लिया जाता है, कोई बीमारी तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं, उसके बाद ही ब्लड डोनेट कर सकते हैं और वो ब्लड को जो है बैंक में रखा जाता है। ऐसे ही वीर्य बैंक भी है, ऐसे ही जो है वीर्य बैंक है, जिसको स्पर्म बैंक या सीमेन बैंक भी कहते हैं। इसमें क्या होता है और ये इसका उपयोग कब किया जाता है, इस टेक्नोलॉजी का उपयोग कब किया जाता है, क्या बोला देखो। कई दंपति के पुरुष में शुक्राणु की निमृति को लेकर कुछ समस्याएं होती हैं। कभी अब पहली दो समस्या हमने देखा वो स्त्री में था, यहाँ पर जो है वो क्या हुआ, पुरुष में समस्या। फिर ऐसे दंपति के लिए संतान प्राप्ति के लिए क्या करते हैं, वीर्य बैंक, ये संकल्पना सामने आई है। इसमें क्या बोला है, पुरुष के इच्छानुसार, यहाँ पे जो पुरुष होते हैं उसके इच्छानुसार उनकी जो संपूर्ण शारीरिक जांच, अन्य जांच के बाद जो उनका स्खलित वीर्य होता है उसको जो है बैंक में संग्रहित किया जाता है, बैंक में संग्रहित करके रखते हैं। और फिर उसके बाद क्या करते हैं, जिस दंपति को मतलब संतान की आवश्यकता है, तो जिस दंपति को इसकी आवश्यकता है तो इसके अनुसार ही वो वीर्य का उपयोग करके पहले क्या करते हैं, आईवीएफ टेक्नोलॉजी की सहायता से फलित किया जाता है। आईवीएफ टेक्नोलॉजी यानी कांच की नलिका में डिम और शुक्राणु को फलन करते हैं, फिर जो भ्रूण तैयार होता है उस भ्रूण को फिर क्या करते हैं, माता उसके गर्भाशय में आरोपित किया जाता है। ये सब कानून के अनुसार, और क्या बोलते हैं, वीर्यदाता जो उसका नाम गुप्त रखा जाता है। तो ये तीनों टेक्नोलॉजी है, ठीक है, तीन टेक्नोलॉजी, आईवीएफ, इन विट्रो टेक्नोलॉजी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, दूसरा स्थापन मातृत्व तो सैरोगेट मदर, तीसरा जो है वीर्य बैंक, स्पर्म बैंक या सीमेन बैंक। फिर तुमने देखा, ये तो अभी यहाँ पे बच्चे का जन्म के बारे में हमने देखा, लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि जुड़वा बच्चे हो जाते हैं। कभी कभी तुमने देखा होगा कि बच्चों का जन्म होता है, जुड़वा बच्चे होते हैं। जुड़वा बच्चे में भी कभी ऐसा होता है कि दोनों लड़कियाँ हैं या दोनों लड़के हैं या एक लड़का एक लड़की है, या कभी कभी तुमने देखा होगा शरीर से भी जुड़े होते हैं।
तो ये सब कैसे होता है उसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखो क्या बोला है, गर्भाशय में एक ही समय पर 2 भ्रूण की वृद्धि होकर 2 शिशुओं का जन्म होता है, ऐसे शिशुओं को जुड़वा कहते हैं। जुड़वा कब हुआ? जब गर्भाशय में एक ही समय में 2 भ्रूण की वृद्धि हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो भ्रूण होते हैं 2 भ्रूण होती है और उनकी वृद्धि होने लगती है, तो फिर 2 शिशु जो है उनका जन्म होता है, जिनको जुड़वा कहते हैं। कई ऐसे दंपति जिन्होंने जुड़वा बच्चे जिनके जन्म हुए हैं। जुड़वा में भी 2 प्रकार होते हैं। जुड़वा जो होते हैं उसमें भी 2 प्रकार है, एक युग्मज जुड़वा, द्वियुग्मज जुड़वा। मतलब जुड़वा में भी कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार। पहला है एक युग्मज जुड़वा और दूसरा है द्वियुग्मज जुड़वा। अब इसमें क्या क्या होता है, पहले तो हमने पढ़ा जुड़वा किसे कहते हैं, ये दिया था जब गर्भाशय में एक ही समय में 2 भ्रूण की वृद्धि होकर 2 शिशुओं का जन्म होता है तो उसको हम जुड़वा कहते हैं। फिर जुड़वा के 2 प्रकार हैं। अब इसमें देखो जो 2 प्रकार है उसमें कैसे, एक युग्मज जुड़वा संतान जो है उसमें क्या होता है, एक ही युग्माणु बनती है, लेकिन भ्रूण विकास का जब समय जब भ्रूण बढ़ता है, जब उसकी वृद्धि हो रही तो उस समय क्या होता है, युग्माणु तैयार होने के लिए 8 दिन के अंदर, मतलब युग्माणु तो एक ही बना है लेकिन भ्रूण विकास के समय में क्या होता है, 8 दिन के अंदर उसकी कोशिका में अचानक 2 समूह में विभाजित हो जाती है। जो कोशिका होती है वो अचानक 2 समूह में विभाजित हो जाती है और फिर ये जो भ्रूण कोशिका होती है 2 अलग अलग समूह में भ्रूण के रूप में बढ़ने लगती है और पूरी वृद्धि होकर एक युग्मक जन्म लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक युग्मज जुड़वा, इसमें क्या हुआ, युग्माणु एक ही बना है भ्रूण विकास के समय में, और वो भी कब, जो है यहाँ पर बोला है युग्माणु तैयार होने की 8 दिन के अंदर। ठीक है, 8 दिन के अंदर ही कोशिका अचानक क्या हुई, 2 समूह में विभाजित हो गई और फिर दोनों अलग अलग भ्रूण के रूप में बढ़ने लगे और पूर्ण वृद्धि होकर एक युग्मज जुड़वा बच्चे हुए। तो ये जो एक युग्मज जुड़वा होते हैं ये संतान जो जनु की दृष्टि से बिल्कुल समान होते हैं। तुमने देखा होगा उनका चेहरा और सब कुछ सेम एक जैसे ही दिखता है। तो जनु की दृष्टि से बिल्कुल समान होते हैं, दिखने में भी एक दूसरे के जैसे होते हैं और इनका लिंग भी एक होता है। लिंग यानी मेल या फीमेल, वो भी एक होता है। वो या तो दोनों लड़के होंगे या दोनों लड़कियां होंगी या दोनों लड़के होंगे। तो ये किसके बारे में अभी हम पढ़े, सब एक युग्मज जुड़वा। उस एक युग्मज जुड़वा में भी अलग प्रकार होता है। उसमें क्या होता है, एक युग्मज जुड़वा में ही अगर यहाँ पे देखो हमने क्या देखा, जो भ्रूण कोशिका का विभाजन 8 दिन के अंदर हुआ है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो भ्रूण कोशिका का विभाजन जो होता है वो 8 दिन के बाद हो जाता है, युग्माणु तैयार होने के 8 दिन के बाद। तब ऐसी परिस्थिति में संयुक्त जुड़वा संतान जन्म लेती है। ध्यान देना, ये जो संयुक्त जुड़वा संतान है एक युग्मज में ही आएगा, ये अलग प्रकार नहीं, एक युग्मज का ही एक प्रकार है। जुड़वा के 2 ही प्रकार है, एक युग्मज और द्वियुग्मज, और संयुक्त जुड़वा उसी के ही अंदर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला है कि ये जो है इसमें ऐसी जुड़वा संतानें शरीर के किसी हिस्से से एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं और इसके कुछ अंग जो होते हैं वो संयुक्त होते हैं। तो जो एक युग्मज यहाँ पे जो संयुक्त जुड़वा होते हैं, अब ये संयुक्त जुड़वा में क्या बोला है कि जो कोशिका का विभाजन जो होता है युग्माणु तैयार होने के 8 दिन के बाद होता है और फिर वो संयुक्त जुड़वा हुए और इसमें क्या हुआ, जो शरीर के किसी हिस्से से वो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं और उनके कुछ अंग भी जो होते हैं वो संयुक्त होते हैं। कभी कभी हमने देखा ना, बच्चे जो है कभी पेट से जुड़े हैं, कभी पीठ से जुड़े हैं, कभी कंधे से जुड़े हैं, कहीं से, मतलब उनका शरीर जो है एक ही होता है, जुड़े हुए रहते 2 हैं लेकिन वो जुड़े हुए रहते, तो उनको संयुक्त जुड़वा कहा जाता है। फिर उसके बाद दूसरा प्रकार है द्वियुग्मज। पहला हमने पढ़ा एक युग्मज और एक युग्मज में भी हमने संयुक्त जुड़वा पढ़ा, अब इसमें है द्वियुग्मज। इसमें क्या होता है, इस प्रक्रिया में दोनों युग्माणु, इसमें क्या बोला है, कभी कभी ऐसा होता है कि स्त्री के अंडाशय से एक ही समय में 2 डिंब बाहर आते हैं, अंड नलिका में छोड़े जाते हैं। वहाँ पर हम एक युग्मज में देखिए एक ही डिंब था और उसी से ही अचानक जो है 2 इसमें विभाजन हो गया, 2 समूह में कोशिका का विभाजन। लेकिन यहाँ पर 2 डिंब है, अंड नलिका में छोड़े गए और दोनों डिंब अलग अलग शुक्राणु के साथ फलन करते हैं, तो 2 भिन्न युग्माणु तैयार हुए। वहाँ पर एक युग्मज में एक ही युग्माणु था
और उसका विभाजन हुआ 2 समूह में। लेकिन यहाँ पर 2 डिंब हैं, दोनों भी अलग अलग शुक्राणु के साथ फलन करके क्या करें, 2 भिन्न युग्माणु तैयार हो रहे हैं। फिर ये दोनों युग्माणु जो होते हैं दो भ्रूण तैयार करते हैं। अब ये दोनों 2 अलग अलग भ्रूण तैयार किए और वो दोनों गर्भाशय में उनका रोपण होता है और उनकी वृद्धि होकर, और जब वृद्धि होती है तो वो द्वियुग्मज जुड़वा संतान जन्म लेती है, इसलिए इसका नाम दिया द्वियुग्मज। तो ये जो जुड़वा संतान होती है जन्म की दृष्टि से भिन्न होती है, इनका जो जन्म की दृष्टि होती है वो अलग होता है, और लैंगिक दृष्टि से भी ये समान, या ये लैंगिक दृष्टि में समान या भिन्न दोनों होते हैं। मतलब जो द्वियुग्मज होते हैं ये या तो दोनों लड़का होंगे या दोनों लड़कियां होंगी, या एक लड़का एक लड़की होगी, और दिखने में भी ये दोनों जो हैं भिन्न होते, दिखने में भी एकदम अलग अलग दिखाई देते हैं। तो ये हो गए जुड़वा संतान के बारे में। अब यहाँ पर देखो, ये पूरा जो टॉपिक हम पढ़े थे, ये पूरा पाठ, ये पूरा जो हमारे सजीवों में जीवन प्रक्रिया भाग 2 में प्रजनन, अलैंगिक, लैंगिक प्रजनन, फिर उसके आधुनिक स्वास्थ्य के बारे में देखे। अब उसमें हमें पढ़ना लैंगिक स्वास्थ्य। हमें जो है स्वास्थ्य पे भी ध्यान देना। हमें पता है कि जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक दृष्टि से व्यक्ति की स्थिति जो होती है वो स्वास्थ्य कहलाता है। जब हम शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तीनों दृष्टि से अगर हम स्वस्थ हैं तो ही हम जो है स्वस्थ कहलाएंगे। तो यहाँ पर देखो, विभिन्न सामाजिक प्रथाएं, विभिन्न जो हमारी कई प्रथाएं होती हैं, रूढ़ी परंपराएं होती है, अज्ञानता होती है, संकुचित दृष्टिकोण यानी छोटी सोच, इन सब के कारण क्या होता है, हमारे देश में लैंगिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता नहीं दिखाई देती है। अपने यहाँ पे जो है ऐसे ही होता है ना, क्योंकि यहाँ पे लोगों की सोच छोटी है, या अज्ञानता या जानकारी ही नहीं है, या बहुत सी पुरानी परंपराएं, सामाजिक प्रथाएं सब होने के कारण क्या हो रहा है कि जो हमारा लैंगिक स्वास्थ्य है उसके ऊपर कोई भी जागरूकता नहीं होती है अपने देश में, हमारे देश में। तो इसलिए विशेष रूप से स्त्री के लैंगिक स्वास्थ्य के विषय में उदासीनता दिखाई देती है। लोग जो है इतना उस पर केयर नहीं करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जो स्त्री होती हैं उसके आने वाला जो मासिक धर्म का जो है सीधा संबंध लैंगिक और संपूर्ण स्वास्थ्य से है। जो मासिक धर्म होता है, जो ऋतु चक्र के बारे में देखे थे, वो उससे ही वो संबंध लैंगिक और संपूर्ण स्वास्थ्य होता है। आज के युग में तुमने देखा स्त्री जो पुरुष के बराबर कार्य कर रही हैं। आज सभी लोग, स्त्रियां भी जो है घर से बाहर निकल रही हैं, कार्य कर रही हैं। जो पुरुष कर रहे हैं वही स्त्रियां भी कर रही हैं, तो उन्हें दिन भर घर से बाहर रहना पड़ता है। तो मासिक धर्म के समय जो रक्तस्राव होता है, तो जो गुप्तांग की समय समय पर स्वच्छता रखना आवश्यक है, क्योंकि अभी वो घर से बाहर हैं तो उनको अपना केयर करना बहुत ज़रूरी है। उन्हें अपने जो गुप्तांग है उस पर स्वच्छता रखना जरूरी है, नहीं तो लैंगिक स्वास्थ्य की समस्या का निर्माण हो सकता है। ठीक है, पुरुष भी जो है उनमें भी लैंगिक स्वास्थ्य की समस्या का निर्माण हो सकता है। इसके लिए उन्हें अभी अपने गुप्तांग को समय समय पर स्वच्छता रखना आवश्यक है। तो यहाँ पर स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उन्हें जो है अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। जब वो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक दृष्टि से व्यक्ति सुव्यवस्थित है तो ही वो स्वस्थ कहलाता है। इसलिए हमें हमारे शरीर की स्वच्छता पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उन्हें भी अपने गुप्तांगों का भी स्वच्छता रखना जरूरी है, नहीं तो लैंगिक समस्या, स्वास्थ्य की समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान देना है। ये जो इंटरनेट मेरा मित्र वाला टॉपिक यहाँ पे कट है, इसके लिए इसको हम लोग नहीं देखेंगे। और इसके बाद जो आगे का पेज है 34 पेज का भी टॉपिक कट है। तो अब इसके बाद तुम्हें जो अपने कितना कॉपी में जो प्रकरण 3 है उसके प्रश्न, जो स्वाध्याय के प्रश्न उत्तर हैं वो कंप्लीट करने हैं। नोटबुक में उसे लिखना है, पूरा करना है। थैंक यू।